देखिए आज हम लोग 10 क्लास का, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें ग्राफ आता है और ग्राफ से 5 नंबर के सवाल आपके मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप 2026 के स्टूडेंट हैं, मतलब आप 2026 के मैट्रिक एग्जाम में प्रेजेंट होइएगा, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे एग्जाम में 5 नंबर का सवाल जो पूछता है वो ग्राफ से पूछता है। कोई समीकरण दे देगा और ग्राफ से पूछेगा कि इसका आलेख खींचे। समझ में आ रहा है? ग्राफ को ही आलेख कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो समीकरण देगा, हमें उसका ग्राफ खींचना होगा। अगर सही से खींच दिए तो 5 नंबर, गलत हो गया तो 5 नंबर हाथ से निकल गया। और याद रखिए 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है। तो यहाँ हमारे मैट्रिक बोर्ड में एक एक नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना एग्जाम में जाके भारी पड़ेगा आप पे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ग्राफ नहीं पढ़ाएंगे, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, पहले वो समझेंगे, फिर धीरे 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 ग्राफ तक पहुंचेंगे। ग्राफ लास्ट स्टेज है, समझ में आ रहा है? तो इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो बहुत तरह के इसमें सवाल बनते हैं। जहां जहां से सवाल बनने वाला होगा वहां हम आपको बता देंगे, तो वहां ज्यादा थोड़ा ध्यान रखिएगा उस बात को, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा सा बस हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ एक लफ्ज आपको वर्ड मिला चर, एक मिला रैखिक और एक मिला समीकरण। जब तक हम तीनों शब्द का मतलब नहीं समझेंगे इस चैप्टर के बारे में कुछ समझ में आएगा नहीं। हालांकि 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ी बहुत सी बातें आपने पढ़ रखी है पहले से, ठीक है। तो चलिए पहले का नंबर में हम चलते हैं चर। तो लिखिए जो भी अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेटिकल समझते हैं ना, अल्फाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो दो भी अल्फाबेट होता है ना, ए से लेके कहां तक जी? जेड तक, उसको हम क्या कहेंगे? चर। चर का मतलब ही होता है बदलने वाला। चर का मतलब अगर समझे तो क्या मतलब है? बदलने वाला। चर उसको कहेंगे जो क्या हो जाएगा जी? बदल जाएगा। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। समझ में आ रहा है? इन सबको क्या बोलते हैं? चल। इसलिए ये अल्फाबेट में नहीं आते हैं जी, नहीं आते हैं, आते हैं। तो जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो अगर कहीं है तो उनको क्या कहेंगे हम? चर। मतलब ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर अगर कहीं मिलता है किसी भी संख्या के साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे? चर। समझ में आया? चर। दूसरा वर्ड आता है इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है, उसको समझ लीजिए, अचर। तो देखिए जितने भी संख्या है, संख्या नंबर, उनको क्या कहा जाता है? अचर। जैसे 5 है, ये क्या है? एक अचर है। लेकिन 5 में x जैसे जोड़ेंगे, अब क्या बन गया? ये चर। ये 5 है तो क्या है जी? अचर। क्या है जी? 5 है तो अचर। 5 में जैसे x जोड़ेंगे, चाहे y जोड़ देंगे, चाहे z जोड़ देंगे, चाहे 5a जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या बन जाएगा अब? चर। अब इसका वैल्यू सर क्या मतलब? आप कह रहे हैं बदल जाए, कैसे बदलेगा? तो मान लीजिए यहाँ 5 है तो थोड़े बदलेगा, लेकिन यहाँ 5 है तो हो सकता है 5 का वैल्यू कभी a का वैल्यू 1 हो जाए, हो सकता है कभी 1 का वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए, हो सकता है कभी 1 का वैल्यू 3। तो हर स्थिति में देखिए तो मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो क्या मान बदलेगा? अब यहाँ रखेंगे नहीं, ए का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यहाँ ये जब नहीं होता है उसका वैल्यू रखेंगे? नहीं रखेंगे।
और जब वैल्यू नहीं रखेंगे तो इसका मान चेंज करेगा जी? नहीं चेंज। तो समझ में आया? तो आपको ये दो बातें क्लियर हो गई कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम रैखिक, किसकी बात करेंगे? तीसरे नंबर में हम चलेंगे, थोड़ा समझेंगे रैखिक का क्या मतलब होता है। देखिए, जिसका घात क्या हो जी, किसी का घात अगर क्या हो जाए जी, एक हो जाए, कितना हो जाए? एक हो जाए। घात अगर एक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर घात दो हो गए तो द्विघात, घात तीन हो जाए तो त्रिघात। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब चौथा वर्ड हमको समझना है यहाँ का जी, समीकरण। क्या समझना है जी? समीकरण। इसको खूब ध्यान से समझिएगा। समीकरण यानी बराबर, इधर वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। बटखारा देखे हैं, तराजू, उसमें दो पलड़े होते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दोनों एक दूसरे का अगर ऐसे बैलेंस करके छोड़ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ठीक है ना, इसमें भी समीकरण है तो इसमें भी दो हिस्से होंगे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। लेफ्ट वाला को बोलते हैं LHS और राइट वाला को बोलते हैं RHS। समझ में आ रहा है? अब बीच में क्या होना चाहिए? बराबर। सर नहीं समझे, मैथ के रूप में समझाइए। जैसे x + 5 बराबर 10, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, अब बीच में बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे हम? समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान में रहेगा। तो हमने चर भी समझ लिया, अचर भी समझ लिया, रैखिक भी समझ लिया और समीकरण भी समझ लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात आया कौन? दो। अब किसको समझेंगे हम? थोड़ा दो। अब दोनों को एक साथ मिला दे, इसको क्या जी? दो। यानी चर हो, लेकिन कितना चर हो? दो। देखिए यहाँ हम चर लिखे हैं, ये कितने चर वाला समीकरण है? देखिए यहाँ x का घात कितना है? अरे एक छुपा रहता है ना जी, एक है तो रैखिक लगे भी करेंगे, बराबर है तो उसमें क्या जोड़ेंगे? समीकरण। लेकिन यहाँ कै गो चर दिख रहा है आपको? एक गो कि दो गो? एक दिख रहा है। तो इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक चर वाले। क्या कि एगो x है तो x है तो एक एगो x है ना खाली, इसके लिए तो एक लिखेंगे ना। x चर है, x क्या है जी? चर। वाले लिख सकते हैं, वाले। x का घात कितना है जी? एक है तो एक अगर घात रहता है तो उसके लिए क्या शब्द जोड़ते हैं? रैखिक। यहाँ बराबर दिख रहा है क्या? आए तो बराबर के लिए हम क्या जोड़ेंगे जी? समीकरण। क्या जोड़ देंगे जी? समीकरण। क्लियर? एक चर वाले रैखिक है। ये क्या हो गया? एक चर वाले। अब हम जो लिख रहे हैं ये समझिए, इसमें कितना है जी? चर तो है, ये भी चर है, ये भी चर है, x भी चर है और y भी चर है, लेकिन कितना वाला चर है? कै गो हो गया अब? दो गो हो गया। तो दो हो गया तो अब क्या लिखेंगे? दो। क्या दो? दो गो चर है तो चर वाले तो लिख सकते हैं ना। दोनों का घात एक एक है क्या? तो क्या जोड़ेंगे उसमें? रैखिक। अब बराबर दिया है तो क्या जोड़ देंगे? रैखिक समीकरण। अब इस शब्द का मतलब क्लियर समझ में आया? दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझ में आया? इतना देर बताने को उसको आइडिया लगा? हाँ, यही सब इंट्रोडक्शन नहीं छोड़ देता है सब बच्चा। देखिए यूट्यूब पर बहुत रील वाले भी मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे, उनसे कोई फायदा नहीं है। 5 सेकंड का वीडियो दो के सोचिएगा आप कामयाब हो जाए हैं? तो फिर तो जो 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ रहा है वो तो बेवकूफ है। मतलब 5 आया ना आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बता दे भाई, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ है? उतना तो हम भी लिख सकते हैं, नहीं समझे? जब तक आपको पूरे फिल्म ना पता हो उसका रील आपको समझ में आएगा जी? नहीं। जब तक उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आपको मालूम नहीं हो, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हो, तो आप क्या पढ़ा लीजिएगा उसमें? कोई क्या पढ़ा देगा आपको? हम भी डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर दे तो क्या पढ़ा लेंगे आपको? कुछ समझ में आएगा? पाले ही ना पड़े है, ठीक है ना। तब दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? है। क्या है जी? है। इसलिए कि एगो एक्स है, एगो वाई है, दोनों का पावर एक है और बराबर है। ठीक है सर, ये तो आप समझा दिए, लेकिन अगर सवाल ऐसे रहे तब क्या है कि नहीं है? थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा। देखिए यहाँ बराबर के बाद 10 था, लेकिन बराबर के ऊपर क्या है? 0 है, तो है कि नहीं है? ये भी है, क्योंकि ये +10 इधर था तो इधर आ गया, तो क्या हो गया? हमने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर डाल दिया है, तो ये भी क्या है जी? है। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बनाने के लिए बहुत सारी विधियां है, लगभग 4-5 विधि है। ठीक है ना? शायद एनसीईआरटी बुक में 4 विधि से दिया है और भारतीय भवन में 5 विधि से दिया है। ठीक है ना? तो वो चारों पांचों विधि आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना? चारों पांचों विधि पढ़ना है। समझ में आ रहा है? चलिए तो पढ़ा दे। चलिए एनसीईआरटी बुक दीजिए। एक वो नाम आपको हर बार इसमें देखने को मिलेगा, कथी? युग्म। युग्म का मतलब इतना समझिए क्या होता है जी? जोड़ा। जोड़ा समझते हैं ना जी? देखिए अब हम सवाल कैसे बनता है इसमें, यहां से समझिए, जो चीज पढ़े हम उससे। ऐसे 2x + 10 = 20। ठीक है ना? इसका पूछेगा इसका कितना हल होगा जी? तो इसका सिर्फ एक हल होगा। क्या आ जाएगा? सिर्फ एक हल। क्या होगा जी? सिर्फ एक हल होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब इसका देखिए, ये क्या हो गया जी? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, हुआ। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर हुआ तो इसके कितने हल होंगे? तो इसके जी अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे जी? अनंत। समझ में आ रहा है? लेकिन ये अकेला है। क्या जी? अकेला है। अगर इनके साथ एक और इक्वेशन दिया हो, ये दो है, अब दो हो गया, तो ये क्या होगा? युग्म हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होगा? ये युग्म। अगर युग्म मतलब जोड़ा, अगर दो है तो उसका क्या होगा जी? क्या होगा जी? एक हल। इसमें भी कंडीशन है, कब एक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब अनंत हल होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अगर जोड़ा में दिया है तब हम कंडीशन देख के अप्लाई करेंगे कि एक हल होगा, दो हल होगा या तीन। लेकिन अकेला है तो क्या लिखेंगे? अनंत हल होगा इसका, क्योंकि x का मान रखे तो कुछ और आ जाएगा, y का मान कुछ और रखे, हर बार x y का मान बदल देते, इसका वैल्यू बदलता नहीं चला जाएगा। लेकिन इसमें अगर दो हैं तो इसका एक खास आंसर होगा, एक निश्चित आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए। अगर इसमें क्या है जी? सिर्फ x है, एगो है, तो एगो वाला में सिर्फ एक हल होगा, उसको कोई सोचने समझने वाली बात नहीं। लेकिन जैसे दो गो हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल? तो अनंत हल। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के कितने हल? एक हल। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है जी? युग्म। युग्म का मतलब क्या समझना है? जोड़ा। और इसको क्या समझना है जी? रखिए, छोड़िए, आइए हम लोग अपने बात हैं। तो समझ में आया ना? अगर दो चर वाला अकेला सिंगल समीकरण दिया तो उसका अनंत होगा। अगर उसके साथ पेयर में समीकरण दिया है तो क्या होगा? पेयर मतलब समझते हैं ना? पेयर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है जी? जोड़ा। समझ ना? जैसे चप्पल जोड़ा में होता है, कान जोड़ा में है, आंख जोड़ा में है, हाथ जोड़ा में है, हमारे शरीर के बहुत से अंग जोड़ा में है, किडनी जोड़ा में है। समझ में आ रहा है? पैर जोड़ा में है। बहुत हमारे शरीर की बहुत सी ऐसी अंग है जो
जोड़ा में है, इसलिए हम लोग सिमेट्रिकल हैं। अगर जोड़ा में नहीं होता तो अनबैलेंस होते हम लोग, नहीं समझे। एक एगो कान होता तो अजीब दिखते, नहीं। तो ये समझ में आया। तो अगर दो समीकरण एक साथ दिया तो उसको दो चर वाले रखी समीकरण का युग्म बोलेंगे, उसका एक हल होगा। हम अभी एक हल पढ़ा रहे हैं, इतना समझिए। लेकिन सर हर जगह ऐसा ही होगा नहीं, अब हम कंडीशन पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे ले चलते हैं क्लास को, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5y बराबर कितना दिया है जी, 10। तो इसका रैखिक समीकरण का क्या जी, एक समझिए रैखिक, सॉरी पूरा लिखते हैं, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या, व्यापक, क्या जी, व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या फॉर्म क्या होगा उसका, तो उसका फॉर्म होता है ax प्लस by बराबर c, यही होता है, समझ में। इसी की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y बराबर 10। अब हाई यहाँ a का वैल्यू कितना है इसमें 3, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 20। लेकिन एक गलती यहाँ कीजिए, अभी तो अभी के लिए ठीक है, अभी हम c माने 20, लेकिन इसका जो व्यापक रूप होता है ना, तो खुद ध्यान से समझिएगा। हम इसको इधर नहीं बल्कि इधर करके लेते हैं, अब हुआ, समझ। लेकिन अगर हम किताब में पढ़े तो किस हिसाब से दिया रहेगा, आपको बुक में जो समीकरण दिया है वो ऐसे देगा, समझ। जैसे ये दिया है, नहीं दिया है, सी को ये सी है तो ये बाहर रखा है, समझ में आ रहा है। जिसके साथ x लगा होगा वो क्या हो जाएगा a, जिसके साथ y लगा हो क्या हो जाएगा b, या जिसके साथ कुछ नहीं लगा होगा वो हो जाएगा c। तो हम जब भी इक्वेशन में लेके बात करेंगे तो c को किधर ला के रखना है, अंदर, इसके अंदर। इधर क्या छोड़ना है, 0 छोड़ना है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जी व्यापक रूप है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि व्यापक रूप क्या होता है, इस तरह का देगा, और भी उसमें मिक्स करके दे सकता है। तो ये ही दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है। सर ax प्लस by माइनस सी बराबर 0 देगा क्या, नहीं, ये यहाँ नहीं देगा। यहाँ क्या रखना है जी, पल से रखना है। अब सही हो गया, समझ में आ रहा है। हाँ, व्यापक रूप में यहाँ प्लस रहता है, मैथ बनाएंगे वहां माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस ही होगा, समझ में आया। आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जैसे हम बहुपद में पढ़े थे, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, उसी तरह हम यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दो समीकरण लेते हैं कोई, ठीक है। कोई सा दो समीकरण लेते हैं। एक समीकरण ले ले 2x प्लस वाई बराबर 7। चलिए इधर बुक से दो समीकरण उठाते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 7, 4x प्लस 3y बराबर 17। यहाँ हमने क्या ले लिया जी, दो समीकरण लिए। क्या लिए जी, दो समीकरण लिए, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा समीकरण। बनाने की 4-5 विधि है, ठीक है ना। सर 4 कर रहा है 5 कर रहा है, तो देखिए एनसीईआरटी बुक में 4 है और भारतीय वन बुक में 5 है, और उनमें जो जो इम्पोर्टेंट हम आपको क्या करेंगे जी, पढ़ा देंगे। तो पहले का आप विधि पढ़िए, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन, ठीक लिखे है ना जी। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, बता दिए हैं।
क्या है? प्रतिस्थापन विधि। यानी अगर इस नाम को देखा जाए तो इसमें एक आइडिया लगता है, स्थान आ रहा है, प्रतिस्थापन, यानी सब सुनने पे ये आइडिया लग रहा है कि हम किसी ना किसी के जगह पर ले जाके किसी को हम रखेंगे, ठीक है, किसी ना किसी को उठा के किसी की जगह पर रखेंगे। अब यहाँ हम किसको लेते हैं? समीकरण फर्स्ट लेते हैं। क्या है समीकरण? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 2x अगर इस 7 है तो इधर माइनस वाई हो जाएगा का? यहाँ x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7y बट्टा 2, ये आ जाएगा का x बराबर? इसको क्या मान लेंगे? इसको क्या मान लेंगे जी? अब समीकरण 1 समीकरण 2, तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 3, ठीक है। आप देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिखे। समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा? ये 7। ये है क्या? ये कौन सा हमने समीकरण लिखा बिन? 2 है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ 4 है, लेकिन x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर लिख सकते हैं 7 माइनस y बट्टा 2 प्लस 3 बराबर 17। इधर लिख सकते हैं कि x बराबर कितना वैल्यू है हमारा? 7 माइनस, और ये कहाँ से आया जी? ये समीकरण 3 से आया। अब खूब ध्यान से समझिएगा, ये नीचे वाले से काट सकता है, काटेगा तो 2 दूनी हो जाएगा। तब यहाँ कितना बचा? आगे आया 2, अंदर आएगा 7 माइनस वाई, इधर हो गया 3, इधर हो गया 17। ये 2 इससे गुना होता 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। फिर 2 से गुना होगा तो माइनस 2y, अब प्लस 3y बराबर ये कितना है? 17। थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं। ये देखिए, ये प्लस 3y है माइनस 2y, तो क्या बचेगा? y। अब प्लस ये 14 है जी, इधर आइए। अब y तो ये 17 है, प्लस 14 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस 14। घटेगा तो कितना आ जाएगा? अब देखिए y का मान कितना निकल के आया? 3। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है? x बराबर y माइनस 7 बट्टा 2 है। चलिए ये x हो गया, और यहाँ देखिए ये y। अब y के जगह कितना मान है जी? 3, तो यहाँ 3 रखेगा, नीचे 2, x हो गया। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4। नीचे कितना है जी? नीचे है आपका 2, कटेगा 2 दूनी 4, कितना आया x का? तो देखिए हमने y का भी वैल्यू निकाल दिया और x का भी वैल्यू निकाल दिया। किस विधि से? कौन विधि जी? हमने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया है। एक को सॉल्व करेंगे और एक का मान लाकर दूसरे में क्या करेंगे जी? रख देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि।